हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट सेकंड। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड को आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, पार्ट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। क्या? दर्पण। हाँ, दर्पण कौन सा दर्पण? जिसमें आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, अपना फोटो देखते हैं कि मैं सुबह उठ के कैसा लग रहा हूँ, ब्यूटीफुल सा लग रहा हूँ, खूबसूरत सा लग रहा हूँ, ठीक ना। क्या चेहरे पे बाल कैसे बने हैं, या आप अपना कभी कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो क्या करते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा सा अपने बाल वालों को सेट करते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसी न किसी तरीके के कोई ना कोई मिरर हम यूज़ ज़रूर करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर, ठीक है। दर्पण हम देखते हैं कहीं पे भी जाते हैं, शादी ब्याह पार्टी में कहीं जा रहे हैं बन ठन के, तो सबसे पहले हम किस में देखते हैं? मिरर में देखते हैं कि मैं आज डैसिंग लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कमी लग रही है, बाल कैसे बने हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दर्पण। तो दर्पण एक ऐसी पॉलिश्ड सतह होती है जो किसी भी वस्तु के एक प्रतिबिंब को बनाता है, या जिसकी सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाया जाता है, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ये लिख कर गया, फिर ज़्यादा डाल दिया इनका। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्लेन मिरर। दूसरा जो दर्पण होता है वो आपका होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। दो प्रकार के दर्पण हैं, दो प्रकार के मिरर होता है। एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या डिफरेंस है? देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है कि जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक जो तल होता है वो हमारा समतल होता है। इसका परावर्तक तल कैसा होता है? समतल होता है। समतल मतलब एकदम सपाट, जैसे बोर्ड है एकदम सपाट है। इसको और ज़्यादा पॉलिश कर दूंगा तो मेरा एक खूबसूरत सा फोटो दिखेगा इसके अंदर, ठीक है ना, स्मार्ट सा फोटो। देखिए, गोलीय दर्पण क्या दर्पण होता है? गोलीय दर्पण होता है एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। इसका परावर्तक तल कैसा होता है? गोलीय होता है। कभी आप मेले में गए होंगे, कभी आपको ऐसा शॉप, मेले में ऐसा शॉप दिखा होगा जहाँ पे उटपटांग से मिरर लगे होंगे। आप उसके सामने जाते हैं तो इसमें एक में इतना मोटा दिख गए, कहीं जाते हैं तो छोटा सा दिखते हैं, कहीं जाते हैं तो उल्टा दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मिरर लगे होते हैं उसमें बड़े बड़े, वो गोलीय मिरर होता है। कैसा होता है? गोलीय मिरर। तो इसका जो परावर्तक तल होता है, जहाँ पे परावर्तन होता है, परावर्तक तल का मतलब है कि जिस सतह से परावर्तन हो रहा है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। और परावर्तक तल जो है इसका गोलीय होता है और इसका जो है समतल होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है एक, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। सेकंड पार्ट होता है इसका अवतल, अवतल दर्पण। देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना। और इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं इसको? हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इसको बनाया कैसे जाता है? तो जो हमारे पास एक गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण को किस तरीके से बनाते हैं उसका फॉर्मेशन समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक हमारे पास एक हॉलो, मतलब एक खोखला गोला होता है कांच का, जैसे इस तरीके का
एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले में से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ से हमने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में क्योंकि ये गोले का भाग है, गोलीय है, तो ये जो पार्ट है एक छोटा सा, इसको मिटा देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं। अब इस छोटे से भाग में करामती होती है, इस छोटे से भाग को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसमें पहले करा क्या जाता है कि अगर हम इसके उभरे हुए तल पे हम पॉलिश कर देते हैं, क्या करते हैं, उभरे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं, ठीक, या करते क्या हैं कि इसके दबे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं। तो इस तरीके से जो परावर्तन होता है वो अलग अलग तल से होता है। इस वाले मिरर में परावर्तन इस वाले अंदर दबे हुए तल से होता है, इस वाले मिरर में परावर्तन जो है वो उभरे हुए तल से होता है। कैसे होता है, उभरे हुए तल से होता है। जैसे इस तरीके से रे आया और उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के बेस पे हमने दर्पण को जो है, गोलीय दर्पण को जो है दो भागों में बांटा है, एक उत्तल दर्पण और एक आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके, या वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसे मिरर को, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो अवतल दर्पण होता है, उसमें क्या होता है कि उभरे हुए तल पे, जो उभरा हुआ तल है, उस उभरे हुए तल पे हम पॉलिश करते हैं तथा प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं, उत्तल दर्पण की परिभाषा और अवतल दर्पण की परिभाषा। समतल दर्पण हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे गोलीय दर्पण को, ऐसे गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, ऐसे गोलीय दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आप खुद अपना नोट्स बनाइए, सिंपल सा, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है इस तरीके का, इस तरीके का ये सिंबल है किसका, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पे पॉलिश होगी और बाहरी तल से, मतलब उभरे हुए तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर इस तरीके से प्रकाश इस पे इंसिडेंट होता है, वो क्या करता है, इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। ऐसे ही अवतल दर्पण की जो परिभाषा है वो भी सिंपल सा परिभाषा है, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का उभरे हुए तल में पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है तथा दबे हुए तल से, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन
ठीक है। दबे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल में पॉलिश किया जाता है तथा दबे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ऐसे गोलीय दर्पण को, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। ये इस तल पे क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर वाले तल से होगा, इस तरीके से। ठीक है। ये रिफ्लेक्शन दिखा रखा है, आप रिफ्लेक्शन चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। देखिए ये सिंबल जो होगा, जैसे इस तरीके का है मिरर, तो ये हमारा अवतल मिरर है। कैसा मिरर है, अवतल दर्पण है। अगर इस तरीके का मिरर है जहां पे दबे हुए तल में क्या करता है, पॉलिश किया जाता है और परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होता है। ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है। तो ये इसका सिंबल्स है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण होता है और एक आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल में पॉलिश की जाती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में दबे हुए तल पे परावर्तन होता है और उभरे हुए तल में क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। पॉलिश किस चीज का होता है, ये होता है आपका AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है इसके ऊपर। जैसे आप देखेंगे मिरर, आपके घर में जो मिरर होगा तो उस मिरर के पीछे अगर देखेंगे तो एक रेड या ब्लैक कलर में पॉलिश करी होगी, ताकि लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर ना कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दर्पण से कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस है, सिंपल से डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको लिखना ना पड़े, आप नोट से ही खुद तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता देना, आप कमेंट सेक्शन में लिखना बस कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगा। देखिए दर्पण से कुछ परिभाषाएं, दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, या दर्पण का मुख्य अक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, या दर्पण का पोल क्या है, वो सारी चीजें आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला डेफिनेशन है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे एक हमारे पास दर्पण है, वो दर्पण किसी ना किसी एक गोले का भाग होता है। जो आपका दर्पण है वो दर्पण किसी ना किसी गोले से काटा गया है। मैंने आपको शुरू में बताया दर्पण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जैसे वो किसी न किसी एक गोला है, इस गोले का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट, इसमें से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना। और इसी पार्ट में क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी एक गोले का भाग है। ये जो आपका एक गोलीय दर्पण है, मान लेते ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण किसी न किसी एक गोले का भाग है। तो इस गोले का अपना एक केंद्र होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आपका एक फुटबॉल है तो फुटबॉल का भी अपना एक सेंटर होगा। तो ये एक फुटबॉल है, किसका, कांच का। तो हमने क्या कर दिया, इसको बीच में से काट दिया एक छोटे से पार्ट में। जब एक छोटे से पार्ट में काटेंगे, इस पार्ट को फिर से कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब गोला बनेगा तो उस गोले का अपना केंद्र होगा, बिल्कुल होगा। तो इस केंद्र को, जो इस गोले का भाग है, जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तथा इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, क्योंकि इसके गोले की अपनी एक त्रिज्या होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण
जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। सेम ऐसे अगर हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण, हमारा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को यहां से काट देते हैं, इसको यहां से काटेंगे तो ये होगा आपका इस तरीके से, और इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस गोले का अपना एक केंद्र होगा, तो इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो लिख देता हूं यहां पे अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है इसमें वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम दिखाते हैं कैपिटल R से। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब ये जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? यहाँ पे R है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से कहते हैं। ठीक है, तो ये गोले का जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या को कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बहुत बढ़िया, सुंदर सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ना है, समझना है। आपके दिमाग में फेविकॉल की तरह ये चिपक जाएगा, और फेविकॉल की तरफ चिपक जाएगा तो फेविकॉल कभी भी छूटता नहीं है। फेविकॉल का ऐड देखा होगा आपने, ठीक ना, मरने के बाद भी, मरने के साथ भी। तो इसलिए फेविकॉल की तरह इसको अपने दिमाग में चिपका लो ताकि कभी आपके दिमाग से ये उतरे ना। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ठीक ना, पोल को हिंदी में कहते हैं, एक बार देख लूँ मैं इसमें, मुख्य अक्ष, ध्रुव। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं पोल कहते हैं। पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब है कि जो हमारे पास एक दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये जो हमारा एक दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ये किसका दर्पण है? इस दर्पण के जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को कहते हैं हम पोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। एक एक पॉइंट में दिखा रहा हूं और आपको डिनोट करता हुआ जा रहा हूं। तो इसको लिखेंगे, पोल का मतलब होता है दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। दर्पण का जो मुख्य बिंदु, मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। तो ये जो दर्पण है, यहां से ये दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, उस मध्य बिंदु को इसका क्या कहेंगे? हम पोल कहेंगे। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब है ध्रुव, ध्रुव तथा इसके वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है सिंपल सा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव से होकर
ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, ध्रुव से होकर जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। दो बार रिपीट करेंगे आप मेरे साथ कि किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, या ध्रुव इसको कहते हैं। तो ये इसका मुख्य अक्ष कहते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस को डिफाइन करते हैं। मुख्य फोकस, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस पॉइंट, या इसको फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, कुछ भी कह लें। देखिए मुख्य फोकस का डेफिनेशन किस तरीके से बनाते हैं? हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे आपतित होता है, इस तरीके से जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाती है। तो ये मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से ये गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अगेन रिपीट करूंगा मैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर किसी भी दर्पण में, चाहे वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, जब दर्पण पर आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। तो जैसे इस कंडीशन में यहां से मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में थोड़ा सा अपोजिट होगा। इस मुख्य अक्ष को और बढ़ा देते हैं आगे, तो यहां पे एक प्रकाश की किरणें ले लेते हैं हम मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे किरणें इस तरीके से ये क्या करेगा? उसको परावर्तित करेगा, और इस रे को हम पीछे जब मीट करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें? देखो यहाँ पे एक्चुअल में प्रतिच्छेद करता है इस केस में, और इस केस में प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होता है। क्लियर ना? तो दोनों के केस में अलग अलग है। इसमें प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? ये डाइवर्स हो रहा है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे डाइवर्स होता है और यहाँ पे कन्वर्स होता है। तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, सॉरी इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्स कर रहा है। कन्वर्स का मतलब होता है लाइट की किरणों को क्या करना? इकट्ठा करना। ठीक है, तो मुख्य फोकस का डेफिनेशन हो जाएगा जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है, दर्पण पर आपतित होता है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाती है जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको लिखना है, बस याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समांतर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, इस कंडीशन में एक्चुअल में जाती है और यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट इसका डेफिनेशन होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी की डेफिनेशन सिंपल है, पोल से, कहां से? पोल से फोकस तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना? मतलब ध्रुव P से फोकस F, फोकस कैपिटल F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो फोकस दूरी है वो क्या है कि ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है, उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। जैसे यहां से यहां तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी है, यहां पे यहां तक की जो दूरी है वो आपका क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है ना? पोल से फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हमेशा याद रखना दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, मतलब F = R/2 होता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फोकस दूरी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फोकस दूरी की डेफिनेशन। कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, तो फोकस दूरी की परिभाषा हो जाएगी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है? सिंपल सा डेफिनेशन है, याद कर लेंगे, और अगर आप मेरे साथ 1-2 बार रिपीट कर चुके होंगे तो आपको याद हो चुका होगा। इसके बाद आता है द्वारक। क्या आता है? द्वारक। ठीक है ना? इंग्लिश में कहते हैं एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है, द्वारक का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो व्यास है, कौन सा व्यास? मतलब इसके परावर्तक तल का जो व्यास है, जैसे ये दर्पण है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का ये परावर्तक तल है, तो इस परावर्तक तल का जो व्यास है, ये वाला व्यास, इस व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है? ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो व्यास है, परावर्तक तल का जो व्यास होगा, इस व्यास को हम क्या कहेंगे? द्वारक। ये जो व्यास है इसमें, इसका इस व्यास को क्या कहेंगे? ये, इसको हम क्या कहते हैं? द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है? सिंपल सा डेफिनेशन है द्वारक का कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहेंगे? उसका द्वारक कहेंगे। ये द्वारक हो गया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसका द्वारक कहलाता है। ठीक है ना? द्वारक से हमें पता चलता है कि जो दर्पण है वो कितना मुड़ा हुआ है या कितना खुला हुआ है। ठीक है ना? उसका जो वक्रीय तल है वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है, उसके बारे में पता चलता है किससे? द्वारक से। तो ये रहा कुछ दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषा है और दर्पण के प्रकार। आई होप
आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ्स, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीडियोस के अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। जो सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे जो सब्जेक्ट के आपको वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप वहाँ पे मेरे से फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।